अमेरिका में भारत ने अब ऐसी कौन सी गलती कर दी है जिसको मोदी सरकार लेट ही सही लेकिन सुधारने की कोशिश कर रही है, और पाकिस्तान ने कैसे भारत से पहले ही होशियारी दिखा दी थी। अजरबैजान ने अचानक से भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज की मदद क्यों की है, और अमेरिका और जापान ने भारत के पीठ पीछे से हमारे लिए कौन सा नया चैलेंज खड़ा कर दिया है। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका के बारे में। रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस, जो कुछ महीने पहले अपनी इंडियन वाइफ और बच्चों के साथ भारत आए थे, इन्होंने भारत के ऊपर एक स्टेटमेंट दी है। जेडी वांस ने भारत के ऊपर टैरिफ्स लगाने के डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को डिफेंड करते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के ऊपर टैरिफ लगाकर इसको रशिया के खिलाफ ऑयल इकोनॉमी से कमाई को कम करने के लिए लेवरेज की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। रशिया अगर युद्ध रोक देता है तो हम रशिया को वापस से वर्ल्ड इकोनॉमी में रीइंटीग्रेट करने के लिए भी रेडी हैं। हमारे पास अभी भी कई सारे ऑप्शंस हैं, कई सारे कार्ड्स तो हमने प्ले ही नहीं किया है, यानी कि कई सारे पत्ते हमने दिखाए भी नहीं है। हम चाइना के ऊपर भी दबाव डाल रहे हैं कि चाइना भी ये युद्ध रुकवाने में योगदान दे। हम इकोनॉमिक प्रेशर का यूज कर रहे हैं, क्या पता हम एडिशनल प्रेशर डालें, और अगर हमें लगा कि यूक्रेन युद्ध रोकने में प्रोग्रेस हो रही है तो क्या पता हम उस प्रेशर को कम भी कर दें। यानी कि अगर यूक्रेन का युद्ध रुक जाता है तो क्या पता भारत के ऊपर से टैरिफ्स को हटा दिया जाए। इसके अलावा एक और न्यूज अमेरिका से ये भी निकल कर आ रही है कि भारत ने वॉशिंगटन में एक नई लॉबिंग फर्म को हायर किया है। न्यूज निकल कर आ रही है कि अमेरिका में भारत की एम्बेसी ने मर्क्यूरी पब्लिक अफेयर्स नाम की एक नई लॉबिंग फर्म के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। भारत इस लॉबिंग फर्म को हर महीने 75,000 US पे करेगा, यानी कि अराउंड 65 लाख इंडियन रुपीस हर महीने पे करने होंगे। ये लॉबिंग फर्म वॉशिंगटन DC के लॉ मेकर्स, व्हाइट हाउस ऑफिशियल्स और थिंक टैंक्स के सामने भारत के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करेगी। इसका काम होगा भारत की पॉजिटिव इमेज बनाना, US कांग्रेस के ऐसे बिल्स को अपोज या फिर मॉडिफाई करवाना जो भारत के खिलाफ हों, ट्रेड और डिफेंस डील्स के लिए भारत के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट को क्रिएट करना, अमेरिकन इन्वेस्टर्स को भारत में अट्रैक्ट करना और पाकिस्तान, चाइना जैसे देशों के प्रोपेगेंडा को अमेरिका के अंदर काउंटर करना। मतलब कि सिंपल शब्दों में लॉबिंग फर्म एक प्रोफेशनल मिडिलमैन की तरह काम करती है, और ये फर्म भारत के फेवर में काम करेगी। फेडरल लॉबिंग के साथ साथ मीडिया रिलेशंस, डिजिटल ऑडिट, सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी और एडवर्टाइजिंग के ऊपर भी ये लॉबिंग फर्म भारत के साथ काम करेगी, यानी जो अमेरिका में भारत की एम्बेसी है उसके साथ मिलकर काम करेगी। अब देखा जाए तो ये अमेरिका में भारत की सेकंड लॉबिंग फर्म है। भारत वैसे लॉबिंग फर्म्स को हायर करने में थोड़ा सा लेट हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान ने ऑलरेडी वॉशिंगटन की टॉप 6 लॉबिंग फर्म्स को भारत से पहले ही हायर कर लिया है, जिनमें से एक लॉबिंग फर्म डोनाल्ड ट्रंप के फॉर्मर बॉडीगार्ड की है। इन सबको पाकिस्तान $6 लाख पर मंथ, यानी कि इंडियन रुपीस में 5 करोड़ 25 लाख पर मंथ पे करता है। और पाकिस्तान ने तो पिछले साल के एंडिंग में जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत गए थे, उसी समय से डोनाल्ड ट्रंप के साथ अच्छे रिलेशंस वाली लॉबिंग फर्म को हायर करना स्टार्ट कर दिया था। भारत के पास 2 लॉबिंग फर्म्स हैं और पाकिस्तान के पास टोटल 6 लॉबिंग फर्म्स हैं। ये साफ दिखाता है कि पाकिस्तान ने अपने एफर्ट्स काफी पहले स्टार्ट कर दिए थे, जिनका पाकिस्तान को आज की डेट में रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है। और भारत इसी इंप्रेशन में रह गया कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ दोस्ती को खराब कभी नहीं करेंगे। वैसे आपको क्या लगता है कि भारत की विदेश नीति क्या सही दिशा में चल रही है? हाँ या फिर ना, अब भारत को अपना विदेश मंत्री बदल देना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है एशियन डेवलपमेंट बैंक को लेकर, और ये भारत के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब वॉशिंगटन में अच्छी लॉबिंग फर्म हायर की जाए तो उसके क्या बेनिफिट होते हैं वो इसी न्यूज से पता चलता है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान का रेल प्रोजेक्ट, जिसके लिए चाइना ने बिलियन ऑफ डॉलर्स की फंडिंग को पिछले कई सालों से रोक दिया था, उसको फाइनेंस करने के लिए अब एशियन डेवलपमेंट बैंक सामने आ गया है। कराची से बलूचिस्तान के रोहड़ी रेलवे लाइन का ये जो 500 किलोमीटर का स्ट्रेच है, ये रेलवे प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बलूचिस्तान में माइनिंग्स के बाद वहाँ से जो मिनरल्स निकाले जा रहे हैं उनको ट्रांसपोर्ट करके चाइना और देश के बाकी हिस्से में लाने के लिए इसी रेलवे लाइन का इस्तेमाल होता है। इसलिए इसको अपग्रेड करने के लिए चाइना पाकिस्तान को फंडिंग्स देने वाला था, लेकिन रिसेंटली जो पाकिस्तान और अमेरिका के बीच नजदीकियां काफी बढ़ गई हैं, उसकी वजह से चाइना ने कई सारे प्रोजेक्ट्स की फंडिंग को रोक दिया है, जिसमें से रेलवे प्रोजेक्ट भी था। लेकिन अब चाइना के बैक ऑफ करने के बाद से न्यूज निकल कर आ रही है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान को $2 बिलियन की फंडिंग देने के लिए तैयार है। $2 बिलियन यानी कि इंडियन करेंसी में 17,400 करोड़ रुपीस। और आपको पता है कि ये पैसा पाकिस्तान कहाँ पर खर्च करेगा। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बलूचिस्तान के अंदर रेको डिग नाम की गोल्ड एंड कॉपर माइन के लिए भी $410 मिलियन की फंडिंग अनाउंस कर दी है। ये सब देखकर तो सामने लग रहा है कि पाकिस्तान की इन दिनों चांदी हो रही है। पहले IMF, उसके बाद वर्ल्ड बैंक एंड अब एशियन डेवलपमेंट बैंक भी पाकिस्तान को कई बिलियन डॉलर्स की फाइनेंशियल एड दे रहा है। अभी कुछ महीने पहले भी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को $800 मिलियन की फाइनेंशियल एड देने की घोषणा की थी। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक के नाम से आपको लग रहा होगा कि इस बैंक में चाइना का इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा होगा, या फिर इसमें रशिया की भी हिस्सेदारी होगी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर भी अमेरिका और जापान इसको लीड कर रहे हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक को साल 1960s में
खास तौर पर एशिया और कुछ हद तक पैसिफिक देशों के ऊपर फोकस करने के लिए स्टार्ट किया गया था और ये वर्ल्ड बैंक के मॉडल के ऊपर बेस्ड है और इसमें टोटल 69 कंट्रीज हैं। अब इस एशियन डेवलपमेंट बैंक में अमेरिका और जापान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता है, क्योंकि इस बैंक के अंदर सबसे बड़ी हिस्सेदारी अमेरिका और जापान के पास है। अमेरिका और जापान दोनों के पास ही एशियन डेवलपमेंट बैंक के 15.5% शेयर्स ईच हैं और इनका टोटल 31% से ज्यादा बनता है। वहीं पर चाइना के पास 6.5% शेयर हैं और भारत के पास 6.3% के शेयर्स हैं और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के पास 5.7% के शेयर्स हैं। अमेरिका और जापान के पास सबसे बड़ी शेयर होल्डिंग है, लेकिन एक बात यहाँ पर यह भी नोट करने वाली है कि इस बैंक का प्रेसिडेंट हमेशा एक जापानीज नेशनल ही रहा है। आज तक जापान के अलावा और किसी कंट्री के व्यक्ति को इस बैंक का प्रेसिडेंट कभी नहीं बनाया गया है। कहने का मतलब है कि चाइना की इस एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंदर बिल्कुल नहीं चलती है और जापान का एशियन डेवलपमेंट बैंक की पॉलिसीज के ऊपर काफी बड़ा इन्फ्लुएंस है, क्योंकि उनका भी अमेरिका के बराबर 15% का शेयर है। लेकिन इसके बावजूद एशियन डेवलपमेंट बैंक लगातार पाकिस्तान को कई बिलियन डॉलर्स की फाइनेंशियल एड देते जा रहा है। जापान और अमेरिका दोनों भारत के क्वाड एलाइज हैं, चाहे तो पाकिस्तान को ये फाइनेंशियल एड रोक सकते थे, लेकिन देने वाले भी यही दो हैं। सेम इसी तरीके से IMF और वर्ल्ड बैंक में भी अमेरिका का इन्फ्लुएंस वहां पर काफी ज्यादा है और वहां से भी पाकिस्तान को लगातार एड मिलते जा रही है। इससे पहले जब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान के लिए $800 मिलियन का पैकेज दिया था, उस समय भारत की सरकार ने उसका विरोध भी किया था और ये दलील दी थी कि पाकिस्तान के अंदर टैक्स टू GDP रेशियो लगातार कम होते जा रहा है। पाकिस्तान की डिफेंस स्पेंडिंग्स उसके बावजूद बढ़ते जा रही है, डोमेस्टिक रिसोर्सेज की मोबिलाइजेशन काफी वीक हो रही है, इसलिए पाकिस्तान इन फंड्स का मिसयूज करेगा। इसलिए पाकिस्तान के लिए जो भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उनको क्लोजली मॉनिटर किया जाए। लेकिन पाकिस्तान की फंडिंग को रोकना तो दूर की बात है, अब नए नए प्रोजेक्ट्स के लिए भी एशियन डेवलपमेंट बैंक और भी फंडिंग दे रहा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर। सबसे पहले आप ये पाकिस्तान के न्यूज चैनल का स्क्रीनशॉट देखिए। दरअसल पिछले कुछ दिनों से भारत के नॉर्दर्न पार्ट एंड स्पेशली जम्मू कश्मीर में काफी बारिश हो रही है, जिसके चलते नदियों में पानी का लेवल काफी ऊपर आ गया है और कई जगह पर फ्लडिंग के भी हालात बन गए हैं। अब हुआ ये कि जम्मू में भारी बारिश के बाद भारत ने पाकिस्तान को अलर्ट किया कि तवी नदी में जल स्तर काफी बढ़ गया है, फ्लडिंग हो सकती है, इसलिए पाकिस्तान अलर्ट रहे। अब जैसे भारत ने अलर्ट किया, पाकिस्तान के ये न्यूज चैनल्स पिछले 2 दिन से ये न्यूज चलाना स्टार्ट कर गए कि इंडस वाटर ट्रीटी को वापस से बहाल कर दिया गया है और भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान को अलर्ट भी भेजा है। यानी कि एक तरह से भारत झुक गया है और इंडस वाटर ट्रीटी वापस से स्टार्ट हो गई है। लेकिन अब भारत की सरकार ने क्लियर किया है कि पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी अभी भी अबेयंस में है। इंडस वाटर ट्रीटी को बहाल बिल्कुल नहीं किया गया है और ये जो तवी नदी में फ्लडिंग के लिए पाकिस्तान को अलर्ट भेजा गया था, वो पाकिस्तान में भारत की एम्बेसी ने पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को कॉन्टैक्ट करके अलर्ट किया था, ना कि इंडस वाटर ट्रीटी के मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग, जहां पर इंडस वाटर ट्रीटी के डेडिकेटेड कमिश्नर एक दूसरे को कॉन्टैक्ट करके ऑफिशियल एक्सचेंज करते हैं। भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, इंडस वाटर ट्रीटी अभी भी सस्पेंडेड ही है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है बांग्लादेश और पाकिस्तान को लेकर। जैसा कि हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इशाक डार बांग्लादेश की विजिट के ऊपर आया है। इसी विजिट से संबंधित 2 इंपॉर्टेंट चीजें सामने निकल कर आ रही हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने बांग्लादेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 1971 युद्ध में बांग्लादेश के लोगों के ऊपर अत्याचार के लिए माफी मांगने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने बांग्लादेश के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इस चीज को बांग्लादेश अब भूल जाए और इस्लाम भी यही कहता है कि हमें अपने दिल साफ करके आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन इस चीज को एक्सेप्ट करने से बांग्लादेश ने इनकार कर दिया है और कहा है कि वो अभी भी पाकिस्तान से एक अपॉलजी एक्सपेक्ट करते हैं। अब ये तो चलो दोनों भूखे नंगे देशों का मामला है। भारत के लिए इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि बांग्लादेश के प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और इशाक डार ने आपस में मीटिंग करके सार्क का मुद्दा वापस से उठाया है। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने सार्क को वापस से रिवाइव करने की मांग करते हुए कहा कि हर बार जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और मैं मिलते हैं तो हम सार्क के बारे में बात करते हैं। हमारे विजन बिल्कुल ही सेम है और सार्क दोनों देशों के लिए टॉप प्रायोरिटी है। बांग्लादेश सार्क को एनकरेज करता है और पाकिस्तान और दूसरी सार्क कंट्रीज के साथ अपने रिलेशनशिप को अपनी सबसे बड़ी प्रायोरिटीज में से एक मानता है। यानी बांग्लादेश को सार्क को वापस से रिवाइव करना है और भारत सार्क को इग्नोर कर रहा है क्योंकि उसमें पाकिस्तान है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और अजरबैजान को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि अजरबैजान ने भारत में वांटेड गैंगस्टर सुनील कुमार को भारत की CBI को सौंप दिया है। सुनील कुमार को एक्स्ट्राडाइट करके अजरबैजान से भारत ला लिया गया है और बताया जा रहा है कि ये सुनील कुमार लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मेंबर है और भारत में ये 50 से भी ज्यादा केसेस में वांटेड है, जो झारखंड, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा समेत भारत की कई सारी स्टेट्स के अंदर रजिस्टर है।
इसको पिछले साल अक्टूबर 2024 में भारत से इनपुट मिलने के बाद अजरबैजान में अरेस्ट किया गया था और अब 10 महीने के बाद अजरबैजान ने इसको एक्स्ट्राडाइट करके फाइनली भारत को सौंप दिया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर। हमने आपको ये इन्फॉर्म किया था कि यूरोपियन यूनियन के कई सारे देश इंक्लूडिंग ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी यूक्रेन में अपने सैनिकों को पीस कीपिंग फोर्सेस के तौर के ऊपर भेजने की मांग कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के ट्रूप्स को यूक्रेन में उतारने के लिए इनकार कर दिया है, लेकिन अमेरिका एयर सपोर्ट देने की मांग कर रहा था। लेकिन अब न्यूज निकल कर आ रही है कि रशिया ने पीस एग्रीमेंट साइन करने के लिए अब ये कंडीशन रख दी है कि कोई भी वेस्टर्न कंट्री अपने ट्रूप्स को पीस कीपिंग फोर्सेस के नाम के ऊपर यूक्रेन में तैनात नहीं करेगी। जो भी पीस कीपिंग फोर्सेस या सिक्योरिटी गारंटी का फैसला होगा उसमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स जर्मनी और टर्की, इन देशों को शामिल करने के लिए रशिया तैयार है। इसके अलावा कोई भी नाटो या फिर वेस्टर्न देश शामिल नहीं होगा। इसके साथ ही रशिया ने यूक्रेन को नाटो से बाहर रखने और यूक्रेन के नॉन न्यूक्लियर स्टेटस को भी कंडीशन रखा है। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।